नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर। आपके साथ मैं हूं बबीता। आज उन 5 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे जो आज सुर्खियों में बन रही है। तो सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है वो है 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। तो इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा करने के अलावा 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने वाले हैं। तो वहीं पीएम के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा हमेशा से ही उत्तराखंड के लिए सौगातों से भरा रहता है और ये दौरा आज भी सौगातों से भरा रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। तो 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ जाएंगे। तो इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा करने के अलावा 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने वाले हैं। कई सौगातें भी वो लोगों को देने वाले हैं। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सभी लोग जो है जायजा ले रहे हैं। खुद सीएम धामी जो है वो पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया था। चमोली पहुंचे थे, उन्होंने सारे जायजा लिया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है उसका जायजा लिया गया। तो वहीं पीएम के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा हमेशा से ही उत्तराखंड के लिए सौगातों से भरा रहता है और ये दौरा अब भी सौगातों से भरा ही रहेगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो अभय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। छठा दौरा है ये उत्तराखंड का उनका। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी बार उत्तराखंड आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे की पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी है कि रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों जनपदों में पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी है। जिला प्रशासन प्रधानमंत्री के इस दौरे की पूरी तैयारियां यहां पर कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे में 4,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी सौगात राज्य के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। पूर्व में भी प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आए उन्होंने हर बार उत्तराखंड वासियों को कुछ ना कुछ सौगातें दी है और इस बार दीपावली के अवसर पर आ रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य के लिए एक बार फिर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 2 बड़ी परियोजनाएं रोपवे की है, जिसमें गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए एक रोपवे का होगा जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 बजे के करीब केदारनाथ धाम से करेंगे। दूसरी बड़ी परियोजना रोपवे की गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम से करेंगे। इसके अलावा ऑल वेदर रोड की यानी लगभग 1,000 करोड़ की ऑल वेदर रोड की सौगात भी चमोली जनपद के लिए प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। इसमें माणा से माणा पास तक और जोशीमठ से मलारी तक 2 जगहों पर ऑल वेदर रोड यहाँ पर बनेगी। ये सीधे तौर पर कहें तो राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली ये रोपवे की परियोजनाएं होंगी। जो ऑल वेदर रोड यहाँ पर बन रही है वो सीधे तौर पर कहें तो राज्य के विकास में सहायक होगी। साथ ही सीमांत जनपद होने के नाते सेना के लिए भी ये ऑल वेदर रोड काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाली है। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। साथ ही उत्तराखंड में जो विकास की जो रफ्तार होगी उसको भी बढ़ाने वाला यहाँ पर कहा जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि अब अध्यात्म से तो इसे जोड़ा ही जा रहा है, साथ ही विकास के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो मील का पत्थर साबित होने वाला है ये दौरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सारी जो है सौगातें देने वाले, बड़ा तोहफा दिवाली से पहले जनता को बड़ा तोहफा देने वाले हैं, उत्तराखंड वासियों को बड़ा तोहफा देने वाले। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? टिपिकल है, ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में जब उत्तराखंड आ रहे हैं तो सबसे बड़ा दौरा उत्तराखंड या सबसे बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए कही जा सकती है कि चमोली जनपद में जहां पे माणा के अंतिम गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को संबोधित करेंगे। तो यहाँ से वाइब्रेंट जो योजना है यानी गांव आबाद वाले गाँव को किस तरह से बसाया जा सकता है, पुनः वहाँ पर किस प्रकार से सुविधाएं दी जा सकती है, उस योजना की शुरुआत यहाँ से करने जा रहे हैं। और ये पूरे देश भर के लिए ये योजना यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने वाली है। उत्तराखंड सीमांत जनपद है, उत्तराखंड का जो सीमांत जनपद है चमोली, उसमें माणा गांव अंतिम गांव कह सकते हैं कि जो सीमा से लगा हुआ अंतिम गांव है। इसके बाद दूसरे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी गैर आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में
रिवर्स पलायन हो सके, जो गांव खाली हो रहे हैं वो आबादी वाले रह सके, उसकी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और उत्तराखंड से अगर ये प्रयास शुरू होता है तो फिर देश के दूसरे जो सीमावर्ती जो राज्य हैं उनके लिए भी ये योजना काफी कारगर साबित होने वाली है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के उत्साह के लिए एक तो पूरा उत्तराखंड यहाँ पर तैयार बैठा है, उनके पांवड़े बिछाए बैठा है कि जैसे प्रधानमंत्री आएंगे उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा। दूसरा ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की सौगातों से उत्तराखंड राज्य हमेशा ही गदगद रहा है, तो ऐसे में जो उनकी तरफ से जो सौगातें यहाँ पर दी जाएगी उसके लिए भी राज्य का हर वासी प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कर रहा है। जी बिल्कुल, अब आपसे ये भी पूछना चाहेंगे क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का ये 6वीं बार ये यात्रा है जब वो उत्तराखंड आ रहे हैं, 6वीं बार ये दौरा है जब वो उत्तराखंड आ रहे हैं, 8वीं बार वो सैनिकों के साथ भी दिवाली मनाते हुए दिखाई देंगे, इस पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सेना का जोश हमेशा ही प्रधानमंत्री बढ़ाते हुए नजर आते हैं। पिछले साल भी कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सेना के जवानों से बातचीत की थी। उसके बाद ये कह सकते हैं कि इस समय दशहरे के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी सेना के जवानों से बातचीत की थी। और अब स्वयं फिर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अगर वो सेना के जवानों के साथ यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं तो एक बड़ा मैसेज देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के उन जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं जो देश की रक्षा के लिए 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने प्राणों को निछावर करने का वहाँ पर दम भरते हैं। तो ऐसे में उन जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें घर की याद ना आए उस माहौल को देने का एहसास वहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ वो करेंगे। प्रधानमंत्री उनके मुखिया हैं तो ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उस पोस्ट पर यानी जहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे तो उस पोस्ट का हर जवान इस समय उत्साहित नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के इस उनकी तैयारी के लिए वहाँ पर जो सेना के जवान है वो अपने स्तर पर अपनी तैयारियाँ वहाँ पर कर रहे हैं। उनके स्वागत के ग्रांट ये कह सकते हैं कि ग्रांट स्वागत की तैयारी वहाँ पर चल रही है। तो उत्तराखंड का हर राज्यवासी प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कर रहा है। सेना के जवानों के साथ आकर एक बड़ा काम यहाँ पर राज्य की जनता के साथ प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड से ये कह सकते हैं कि हर तीसरे परिवार से सेना में एक बेटा जाता है जो देश की रक्षा वहाँ पर करता है। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड से मैसेज जाता है सेना के जवानों की हौसला अफजाई का तो वो उत्तराखंड के लिए बड़ा मैसेज कहा जा सकता है, देश के दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत कहा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि जब प्रधानमंत्री कब एक बार उनका दीदार किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अब है तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट का उद्घाटन कर दिया है। तो इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। तो अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने लोगों को विज्ञापन के जरिए भ्रमित करने का प्रयास किया है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भले ही आपकी सरकार हो, ऊपर नरेंद्र मोदी है, इसीलिए दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो है आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से में कचरे को लेकर भी जो है बिजली उत्पादन बनाने के प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने लोगों को विज्ञापन के जरिए से भ्रमित ही किया है, उन्होंने से भ्रम फैलाने का ही प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भले ही आपकी सरकार हो, ऊपर हमेशा नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, इसीलिए दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं है। तो वहीं जब वो ये बात बोल रहे थे तो काफी गर्मजोशी के साथ दिल्ली वासी भी उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। गर्मजोशी के साथ उन्होंने उनका स्वागत भी किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट का आज उद्घाटन किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पहुंचे तो बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके आगमन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए सब। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ रहे हैं लाइव। तो नितिन, आज दिल्ली के दौरे पर थे और कचरे से बिजली बनाने के प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया है। देखिए, बिल्कुल अमित शाह जो है आज गृह मंत्री दिल्ली के दौरे पे थे, जहां उन्होंने जो है साफ निशाना जो है आम आदमी पार्टी को ताना था और यही कहा था कि जिस तरीके से एमसीडी के जो चुनाव है उसमें जो है बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी हार में जा रही है। और वहीं आज उन्होंने जब कचरे के 2 एनर्जी प्लांट का जो है उद्घाटन भी किया था। उद्घाटन में उन्होंने साफ ये कहा कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के लोगों को जो है काफी दिक्कतें होती है कचरे से लेते हुए, तो उन्होंने जो 2 एनर्जी जो प्लांट था उसका उद्घाटन करते हुए यही कहा था कि आखिरकार इसमें जो है बिजली बनाने का भी जो कार्य है वो रहेगा और साथ ही
जिस तरीके से उन्होंने आज आम आदमी पार्टी पर भी घेराव किया कि अगर आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन का कार्य कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर बैठे हैं और सिर्फ और बीजेपी पार्टी जो है अच्छा कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार ही जारी रहता है। हर पार्टी यही करती है, आरोप लगाती है, प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। लेकिन नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में कचरे से बिजली बनाने का जो प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया, ये दिल्ली वासियों के लिए कितना फायदेमंद होगा? किस तरह की क्रांति देखने को मिलेगी, किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा इससे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज उन्होंने जो बिजली बनाने का कूड़े की जो ढेर का जो बिजली बनाते हैं तो उसमें देखते हुए उन्होंने साफ यही कहा है और दिल्ली के लोगों को काफी इसमें फायदा मिलेगा कि जिस तरीके से गर्मी के अंदर लाइटें भाग जाती है, दिल्ली में लाइट काफी परेशानी करती है, तो उसको देखते हुए उन्होंने साफ यही कहा है कि जल्दी से जल्दी बिजली से भी आप लोगों को राहत मिलेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो बिजली का जो कार्य बिजली भागती थी गर्मी के अंदर, लेकिन अब जो कूड़े के ढेर से जो बिजली है उन्होंने शुभारंभ किया था, उसका उद्घाटन किया था, तो उसको देखते हुए उन्होंने यही कहा है कि बिजली के कूड़े के ढेर से बिजली भी जो है जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी लोगों को और काफी अच्छी यहाँ पर सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी दे रही है। यानी दिल्ली वासियों के लिए जो एक बिजली की किल्लत थी वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। नितिन, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि एमसीडी के चुनाव भी नजदीक है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का ये दिल्ली का दौरा, क्या मायने निकलते हैं इससे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एमसीडी जो चुनाव है दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी के थे एमसीडी के, तो उसको देखते हुए अमित शाह खुद अब दौरे पे हैं, दिल्ली की कमान उन्होंने अपने हाथों में ले चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे भी उन्होंने साफ यही कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है अपने बैनर पोस्टों में इतना खर्चा करती है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए वो कुछ नहीं करती है। आखिरकार जिस तरीके से आज अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली की जनता का शुक्रगुजार किया कि आखिरकार जिस तरीके से जनता विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आ रही है और उसमें आम आदमी पार्टी पर उन्होंने काफी निशाने साधे और निशानों में यही कहा है कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है कि दिल्ली के अंदर 5 साल तक जो है अब तक आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब तक कुछ भी लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो उसी में साफ साफ उन्होंने आम आदमी पार्टी में निशाना साधा है और जो एमसीडी के जो चुनाव है उसमें जो है लोगों से अपील किया कि एमसीडी के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और अच्छे कार्य दें। तो क्या नितिन, अमित शाह के, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली आए हैं, तो क्या उनके दौरे को गुजरात से भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि गुजरात में जिस तरह से देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, वहां पर भी हमले बोले जा रहे हैं बीजेपी को लेकर, बीजेपी पार्टी पर खुद अरविंद केजरीवाल जो है काफी ज्यादा निशाना साध रहे हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो स्कूल में शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो, सभी को लेकर वो बीजेपी का घेराव कर रहे हैं। तो वहीं अगर अब दूसरी तरफ देखा जाए, खुद अमित शाह अब दिल्ली में है और दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल पर जो है सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा, तो क्या कहा जाए कि एक तरह से टक्कर देखने को मिल सकती है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गुजरात में भी चुनाव है, आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी जो है तैयारियां कर रही है, खुद अरविंद केजरीवाल वहां पर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने साफ ये कह दिया गुजरात के अंदर भी, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। पहले भी कुछ दिन पहले भी बड़े दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात पहुंचे थे, अमित शाह भी गुजरात पहुंचे थे, जेपी नड्डा भी गुजरात पहुंचे थे, वहां पर भी यही सिर्फ यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं दिल्ली के एमसीडी जो चुनाव आ रहे हैं उनमें जो है उसमें साफ यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो उधर अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने दब के निशाना साधा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का कार्य करते हैं और झूठे आरोपों में उनको जो है सरकार को जो बना लेते हैं, जहाँ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली के लोगों के साथ में उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया, तो उसको देखते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी चुनावों में जिताएं और अच्छे कार्य देखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसी को देखते हैं एमसीडी के चुनावों को लेकर भी इसमें तैयारी शुरू कर। बिल्कुल, चुनाव से पहले तो खैर आने जाने का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार रैलियां निकाली जा रही है, एमसीडी चुनाव भी आने वाले, लेकिन खैर जनता है, सब जानती है कि किसे वोट करना है किसे नहीं। खैर आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं मौसम के बदलते मिजाज ने बढ़ाई कोरोना की रफ्तार, तो मौसम के बदलते हुए मिजाज ने अब कोरोना की रफ्तार बढ़ा दी है, तो फिर से एक बार कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिला है। तो कोरोना से बचना है तो सावधान हो जाइए। तो देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 2141 नए केस सामने आए हैं, वहीं 20 मरीजों की 24 घंटे में मौत भी हुई है, जो काफी चिंताजनक है बात। तो केरल में महामारी से 13 लोगों की जान गई है। वहीं महाराष्ट्र की बात अगर की जाए तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के अंदर अंदर 3 की मौत हुई है। वहीं कर्नाटक, पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल में
मौतें जो है लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी एक मौत ही देखने को मिली है, लेकिन लगातार उसमें भी बढ़ोतरी होती जा रही है। तो 2579 जो मरीज है वो इलाज से ठीक भी हुए हैं, यानी कि एक तरफ बीमार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है लगातार ठीक होने का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग जगह से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फिर से कोरोना का आगाज हो गया है। तो त्योहारों में जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार यही बोला जा रहा था, सरकार के द्वारा गाइडलाइंस यही दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ ना बनाए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें। लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। हालांकि लोगों का यही मानना है कि अभी कोरोना नहीं है। लोगों को कई जगह पर यही भ्रम पैदा हो रखा है कि कोरोना अब दस्तक नहीं देगा। कोरोना से जो मौतों का आंकड़ा था वो अभी कम आ रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी सीएम हो, वो हमेशा से ही यही कहते आए हैं, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा दीजिए, डोज सभी लगाइए। तो वही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, कितना ज्यादा चिंताजनक स्वास्थ्य विभाग के लिए भी? देखिए बबीता, बिल्कुल कोरोना की जो रफ्तार है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। वहाँ आज 24 घंटे की बात की जाए, 24 घंटे में 2141 जो केसेस है वो आए हैं। 20 लोगों की अभी तक 24 घंटे में मौतें हो गई हैं। अलग अलग उसकी बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए या हिमाचल की बात की जाए, अलग अलग देशों की बात की जाए, तो उसमें भी जो है कोरोना जो है काफी तेजी से फैल रहा है। तो उसको देखते हुए खुद यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले यही बात कही कि वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ सभी मुख्यमंत्रियों ने यही कहा था कि वैक्सीनेशन कराएं। और जितने तरीके से कोरोना का जो त्योहार है, त्योहारों के अंदर जो है भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अब की बार भी यही लग रहा है कि आखिरकार कोरोना जो है दोबारा लौट के आ रहा है। तो उस पर जो है लोगों से अभी से ही अपील करना शुरू कर दी गई है कि आखिरकार कोरोना जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है, इससे जो है काफी दूरी बनाए लोगों। बिल्कुल नितिन, क्योंकि मौसम बदलता जा रहा है, मौसम के मिजाज बदलते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की दस्तक, दूसरी तरफ डेंगू से बढ़ते हुए मरीज। कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण, कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ये स्वास्थ्य विभाग के लिए? जी देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा जो है चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य विभाग के लिए। वहीं साफ साफ यही कह रहे हैं कि कोई एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ जो डेंगू की लहर है वो दोबारा से जो है देश के अंदर आ चुके। डेंगू के केसेस की बात की जाए, डेंगू के केस भी अब तक काफी निकल के सामने आ रही है। तो इसको देखते हुए कोरोना भी जो है दूसरी तरफ से कोरोना के जो केसेस है वो काफी निकल के आ रहे हैं। 24 घंटे में 2141 है, तो वहीं डेंगू के केस भी काफी फैल रहे हैं। तो उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग काफी वो चिंतित जनित है कि आखिरकार चिंता में बैठा हो कि जिस तरीके से कोरोना और दूसरी तरफ डेंगू जो फैल रहा है, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग भी काफी लोगों से यही अपील कर रहा है कि जितनी दूरी बनाए और अपने घरों में रहें। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो कोरोना है वो काफी तेजी से फैल रहा है। त्योहारों की बात की जाए तो त्योहारों में जो भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अब की बार भी यही लग रहा है कि कोरोना जिस तरीके से काफी तेजी से फैल रहा है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं त्योहारों पे दोबारा जो रौनक आती थी अच्छी तरीके से, यहाँ पर लोग दीपावली मनाते थे, होली का त्योहार मनाते, तमाम त्योहारों पर जो है पिछली बार की तरह ये ऐसा अब की बार भी देखने को मिल सकता है। जी लेकिन नितिन, इससे कैसे डील कर पाएगा स्वास्थ्य विभाग? क्योंकि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भ्रम पैदा हो गया है कि नहीं, कोरोना से अब हमें कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि हमने वैक्सीनेशन करवा ली है। कई लोग जो है जिन्होंने बूस्टर डोज तक नहीं लगवाई है, उनका कहना है कि हमने दोनों अभी वैक्सीन लगवा ली है, हमें बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत नहीं। किस तरह से जागरूक करेगी अब स्वास्थ्य विभाग? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है 2 डोज की जो है इसमें बात की गई थी, वैक्सीनेशन कराना है। पहला जिस दिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया उसमें भी जो है कोरोना दोबारा से फैल रहा है। तो उसको देखते हुए बूस्टर डोज की बात यहाँ पर कही गई कि बूस्टर डोज भी जो है लगवानी अनिवार्य है लोगों को। और काफी इसमें जो चिंतित जनित है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना जो फैल रहा है उसमें स्वास्थ्य विभाग खूब कल लोगों से कह रहा है कोई लापरवाही ना बरते, अपने घरों में रहें और मास्क लगा के जो है अनिवार्य करने की जो बात है वो इसमें भी करने की बात कह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं और साथ ही साथ जो है अपने वैक्सीनेशन जो कराएं, जिस तरीके से कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। तो सीएम योगी का हेलीकॉप्टर करीब 12:45 पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक स्थल गोहनिया में पहुंचा। तो इस संबंध में बताया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति पर भी चर्चा की गई है। तो अयोध्या में भव्य दीप उत्सव की तैयारियों को लेकर भी मोहन भागवत को औपचारिक रूप से सीएम योगी ने निमंत्रण दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो वहीं आपको बता दें कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात भी हुई है। 1 घंटे तक की ये मुलाकात चली है। वहीं पर कई अहम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा भी की गई है, त्योहारों को लेकर भी चर्चा की गई है। तो वही सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो है नीति पर भी चर्चा की गई है। तो आज
सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे तो सीएम योगी का हेलीकॉप्टर करीब 12:45 पर पहुंचा था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से आज मुलाकात भी की है। काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है। 1 घंटे तक उनकी बातचीत चलती रही, चर्चाएं चलती रही, कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई हैं आज। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। तो शोएब, क्योंकि सुबह ही हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे, प्रयागराज का दौरा है तो वहीं संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी प्रयागराज में ही है, तो काफी जो है अहम ये मुलाकात बताई जा रही है। 1 घंटे तक चली है ये मुलाकात। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये अहम बैठक कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। हालांकि जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनकी लगातार जो संघ के लोग हैं उनके साथ बैठकों का सिलसिला जारी है। लगातार 16 तारीख से 19 तारीख तक पूरे जो 45 प्रांत से जो उनके पदाधिकारी इकट्ठा हुए तो उनके साथ चर्चा की गई है। लेकिन अब आज मोहन भागवत से मिलने के लिए जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आए थे और ऐसी उम्मीद की जा रही कि जनसंख्या पर कोई नीति बनने को लेकर के हो सकता है कि इस पर चर्चा की गई हो, क्योंकि संघ की जो बैठक हुई थी इसमें जो जनसंख्या नियंत्रण है इसको किस तरह से किया जाए और इस पर किस तरह से कानून अमली जामा पहने, इसको लेकर के चर्चा संघ की अपनी बैठक में हुई थी। और उम्मीद की जा रही कि अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने के लिए आए हैं तो उन पर भी उनके साथ भी इस पर गहन चर्चा हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो उम्मीद भी की जा रही कि जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कोई नीति बनाती है तो संघ की बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है उसको ध्यान में जरूर रखा जा सकता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा अमली जामा हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस संदर्भ में कोई पहनाया जा सके। लेकिन तो शोएब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मुलाकात तो हुई है, 1 घंटे तक मुलाकात चली है और कई चर्चाएं भी की गई है, निष्कर्ष क्या निकला है मुलाकात का? देखिए, संघ की ये वार्षिक बैठक है जो हर साल होती है। उसपे अलग अलग विषय होते हैं जिस पर वो चर्चा करते हैं। आगामी जो आने वाला वर्ष है उसमें इस पर किस तरह से अमल किया जाए, पूर्व के वर्ष में जो एजेंडा तय हुआ था उस पर क्या कुछ किया गया, इस तरह की बैठकों का एक कल्चर है संघ की बैठकों में। और उसी सिलसिले में ये प्रयागराज में अहम बैठक चल रही है। हालांकि जो इसकी मुख्य बैठक थी वो 16 तारीख को शुरू हुई थी और 19 तारीख तक इसकी बैठक चली है। लेकिन अब जो अलग अलग संघ के विंग्स है उनके जो पदाधिकारी उनके साथ, क्योंकि मोहन भागवत 22 तारीख तक यहाँ रहेंगे, तो जो संघ के बैठक स्थल है वहाँ अलग अलग विंग के साथ अलग अलग विषयों पर मंत्रणा चल रही है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे थे, तो अब ये उम्मीद और कयास लगाई जा रही है कि संघ की जो बैठकें चल रही है उसमें जो एजेंडे हैं जिस पर चर्चा हो रही, क्योंकि वो देश से जुड़े और समसामयिक हितों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ से भी इस पर गहन चिंतन और मंथन हुआ होगा। क्योंकि जनसंख्या को लेकर के पूरे देश में चर्चा का विषय है, तो अगर प्रदेश सरकार कोई नीति बनाती है तो निश्चित तौर पर संघ में जो पिछले दिनों 19 तारीख तक बैठक चली उसमें इस पर चर्चा हुई थी, हो सकता है कि उस सिलसिले में भी संघ प्रमुख से बात। बिल्कुल, जो मुलाकात में चर्चा की गई है खासकर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या रुख अपनाते वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं यूपी के अयोध्या में एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर चल रही है। तो इस बार 17 लाख दीपक अयोध्या में जलाए जाएंगे, जो अपने में ही एक नया कीर्तिमान होगा। तो वहीं एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या दिखाई देगी। तो जैसे ही भगवान राम त्रेता युग में पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, उसी तरह से एक बार फिर से भगवान राम पुष्पक विमान से ही राम कथा पार्क पहुंचेंगे। तो राम कथा पार्क में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्याभिषेक भी करेंगे। तो इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं, जहां पर जोरों पर दीपोत्सव की तैयारियां चल रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो 23 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आ रहे हैं। सम्माननीय श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पीएम नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं 23 अक्टूबर को। तो इससे पहले सभी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।